स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विजन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी जा चुकी है। जो बच्चे साल भर से तैयारियां कर रहे थे, कुछ बच्चे परेशान भी हुए और बहुत से बच्चे इस बात को लेकर खुश भी हुए, लेकिन ये देखकर, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि बच्चे परीक्षाओं के कैंसिल होने का इतना जश्न मना रहे हैं। शिक्षा का जो स्तर है वो इस प्रकार से गिर जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था कि एग्जाम्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जाम्स है, इस लेवल के जो एग्जाम्स है, इन्हें सामान्य तरीके से इस प्रकार से कैंसिल कर दिया जाएगा। ये दुख की बात है। एनीवे, जो भी हो, ये सभी प्रशासनिक निर्णय है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। बस एक बात आप सभी ध्यान रखें बच्चे कि परीक्षाएं रद्द हुई है, एग्जाम्स आपकी कैंसिल हो गई है, लेकिन जो आप लोगों की फर्दर स्टडीज है, आगे की जो पढ़ाई है, वो कैंसिल नहीं होने वाली है। आपको पढ़ना है, आगे के लिए पढ़ना है। अभी अगर रुके हैं तो इसी जो एक श्रृंखला जो अपनी चली आ रही है यूट्यूब के माध्यम से, उसे रुकने नहीं देंगे। आज जिस विषय को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर यहाँ इस सेशन के द्वारा मैं आप लोगों के पास जो, या आप लोगों के साथ जो चर्चा करने वाला हूँ, वो किसी पर्टिकुलर कोई क्लास को लेकर ये टॉपिक नहीं है। 12th में चलता था, अब कॉलेज में भी चलता है, फर्स्ट ईयर में भी है। बहुत सी जो कंपटीशन की जो एग्जाम्स है, उनमें भी इस पोएम को लेकर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम, जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले कि जो पोएम है ये एक्चुअल फॉर्म में एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है, हिंदी में इसको स्वगत कथन बोलते हैं, एकलाप बोलते हैं। एक ऐसा स्पीच होता है जिसमें एक स्पीकर होता है, एक साइलेंट लिसनर होते हैं। स्पीकर होता है, वो बोलता है, जबकि जो ऑडियंस होती है वो साइलेंट होती है। कोई एक इंटरफेयर करने वाला, हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट से लिया गया है। एक उस कॉमेडी में एक जैक्स नाम का जो कैरेक्टर है, मेलंकली कैरेक्टर होता है, वो इस पोएम को बोलता है। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। देखिए बच्चों, इस पोएम के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये जो पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व एक स्टेज के समान, एक रंगमंच के समान है। जैसा कि फर्स्ट लाइन के माध्यम से कहा गया है कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, कि पूरा जो विश्व है ये एक रंगमंच है। जिस प्रकार से एक रंगमंच होता है, उस रंगमंच पर जो कलाकार होते हैं, अभिनेता होते हैं, वो आते हैं, अभिनय करते हैं और अभिनय करने के बाद वो मंच से चले जाते हैं अपना रोल पूरा होते ही। और ये जो कलाकार इस पृथ्वी पर आते हैं, वो उस नाटक का जो डायरेक्टर होता है, उस डायरेक्टर के आदेश से वो मंच पर आते हैं और अपना अभिनय पूरा होने के बाद वो वापस चले जाते हैं। सिमिलरली विलियम शेक्सपियर भी कहता है कि जो संसार है ये उसी रंगमंच के समान है। हम सभी लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम सभी एक इस रंगमंच के कलाकार है, इस नाटक के, जीवन रूपी नाटक के कलाकार है। ईश्वर रूपी जो डायरेक्टर है वो हम सबको इंस्ट्रक्ट करता है, पृथ्वी पर भेजता है, ताकि हम उसके द्वारा
पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम है, जो कार्य है, उनको करें। करने के बाद जो लोग हैं दे गो बैक टू देयर रियल होम, वापस जो उनका एक असली जो आवास है ईश्वर के पास होने चले जाते हैं। इस पोएम में कहते हैं कि मनुष्य जब पृथ्वी पर रहता है तो कई अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं को वो निभाता है। तो उसके द्वारा किए हुए जो कार्य है उन कार्यों को विलियम शेक्सपियर 7 पार्ट्स में 7 अलग अलग अवस्थाओं में बांटकर यहां आपके सामने प्रस्तुत करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो उसकी प्रोसेस है कि किन किन चरणों से वो गुजरता है, किन अवस्थाओं से गुजरता है, किस चरण में, किस अवस्था में वो क्या कार्य करता है, उसके बारे में यहां दिया हुआ है। बहुत ही फेमस ये पोएम है। आपको लाइन टू लाइन इसके जो इसकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशंस है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, शेक्सपियर कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। देखिए बच्चों, यहां पर जो ये वर्ड्स है, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये इज का काम कर रहे हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, कि पूरा विश्व क्या है, एक स्टेज है, एक रंगमंच के समान है। एंड ऑल द मैन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेयरली जो वर्ड है, इस मेयरली का मतलब यहां बताया क्या, ओनली, केवल। कभी कहते हैं कि जो पूरा विश्व है वो एक रंगमंच के समान है। इस रंगमंच पर जितने भी स्त्री और पुरुष है, मेयरली प्लेयर्स, मात्र क्या है, कलाकार है, अभिनय करता है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस, कि इस देखो एग्जिस्ट जानते हैं आप लोग, एग्जिस्ट होता है जैसे एक रंगमंच होता है, आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं या किसी थिएटर में जाते हैं, वहां पर थिएटर में एंटर करने का जो रास्ता होता है वो अलग होता है, एग्जिट का बाहर जाने का मार्ग क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो यहां भी वो यही कह रहे हैं कि दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस, कि जो ईश्वर है वो ईश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर भेजता है, और पृथ्वी पर आने के जो मार्ग है और चले जाने के जो मार्ग है वो पहले से ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित है। समय ईश्वर के द्वारा निर्धारित है कि कब पृथ्वी पर आना है, कब ईश्वर के द्वारा आपको दिए हुए कार्यों को करना है और वापस अपने एक रियल होम पर चले जाना है। फिर शेक्सपियर कहते हैं कि एंड वन मैन इन हिज टाइम, कि एक मनुष्य इन हिज टाइम, अपने समय में, अपना जो एक जीवन काल है, जितना भी उसका लाइफ स्पैन ईश्वर ने डिसाइड किया हुआ है, जितनी भी एक अवधि उसने डिसाइड की है, उस अवधि में प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सी भूमिकाएं निभाता है। एंड हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके द्वारा किए हुए एक्ट्स, कार्यों को 7 एजेस, 7 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि पूरा विश्व एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर जितने भी स्त्री पुरुष है, मात्र इस रंगमंच के क्या है, कलाकार है, अभिनय करता है। पृथ्वी पर आने चले जाने की मार्ग ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित है। एक मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत से कार्य करता है और उसके द्वारा किए हुए कार्यों को 7 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए 7 अवस्थाओं को आपको क्रमबद्ध तरीके से नाम इनका याद रखना है और ध्यान देना है कि कौन सी अवस्था में वो मनुष्य है, वो क्या कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो अवस्था की यहां बात की गई है, पहली, वो बताया गया इन्फेंट, शिशु। जनरली हम लोग एक जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी उस अवस्था से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग एक क्या नाम से इन्फेंसी के रूप में मानते हैं। ठीक है, इन्फेंट की अवस्था मानते हैं, शैशवावस्था। तो कभी कहता है कि एट फर्स्ट, कि सर्वप्रथम जब मनुष्य पृथ्वी पर आता है, एट फर्स्ट सर्वप्रथम क्या होता है, वो इन्फेंट, एक शिशु होता है। और उस शिशु की अवस्था में बच्चा क्या करता है, म्यूलिंग, रोता है, एंड पुकिंग। देखिए पुकिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग करना, उल्टियां करना। कहां करता है उल्टियां, इन नर्सेज आर्म्स। देखिए नर्स जो है, नर्स का मतलब हम ये लेके आया, बच्चों को पालने वाली। अब यहां पर नर्स उसकी मां भी हो सकती है और कोई दूसरी और महिला भी हो सकती है जो उसका पालन पोषण करती है। ठीक है,
तो यहां कहा गया है कि पहली जो एज है मनुष्य की वो एक इन्फेंट की होती है, शिशु की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, रोता है, और उसकी जो आया है, जो उसको गोद में लिए हुए हैं, आर्म्स जो उसको गोद में उठाए हुए हैं, उस गोद में जो उसने उस बच्चे ने जो दूध पिया हुआ है वो क्या करता है, वॉमिट के रूप में बच्चा इस अवस्था में बाहर निकालता है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड जो अवस्था यहां बात की गई है, सेकंड अवस्था में वो कहते हैं कि सेकंड अवस्था होती है किसकी, एक स्कूल बॉय की। कभी कहता है कि देन द व्हाइनिंग स्कूल बॉय। व्हाइनिंग का मतलब होता है कंप्लेनिंग बॉय, शिकायत करने वाला, एक ऐसा छोटा बच्चा जो इस अवस्था में शिकायत करना एक उसका एक हैबिट होती है। कि ये जो सेकंड अवस्था है, द व्हाइनिंग स्कूल बॉय, एक शिकायत करने वाले एक विद्यालय के बच्चे की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, विद हिज सैचल। देखिए बच्चों, सैचल का मतलब होता है जो बैग होता है, जो बस्ता होता है स्कूल का। ठीक है, स्कूल के बस्ते को कहा गया है सैचल। कभी कहते हैं कि इस अवस्था में, ये अवस्था जो एक शिकायत करने वाले विद्यालय के बच्चे की अवस्था है, इस अवस्था में एक बच्चा अपना बस्ता लिए हुए, अपना सैचल हाथ में लिए हुए, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, प्रातःकाल जो विद्यालय जाता है, प्रातःकाल चेहरा किस प्रकार से होता है, उसका शाइन करता है, चमकता हुआ चेहरा लेकर, प्रसन्नता पूर्वक फ्रेश जो फेस है उससे वो क्या होता है, विद्यालय जाता है। एंड क्रीपिंग, और विद्यालय जाता है किस प्रकार से जाता है, क्रीपिंग, रेंगता हुआ धीरे धीरे विद्यालय जाता है, लाइक अ स्नेल। देखिए स्नेल एक प्रकार का कीड़ा है, घोंगा जिसको हम बोलते हैं, ऊपर एक शंख की शेप इसके बॉडी पर बनी हुई होती है। तो एक घोंगे के समान क्या करता है, धीरे धीरे रेंगता हुआ प्रातःकाल चमकता हुआ चेहरा लेकर क्या करता है, ये विद्यालय जाता है। एंड अनविलिंगली टू स्कूल, और विद्यालय किस प्रकार से जाता है, अनविलिंगली मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध, मतलब उस बच्चे की इच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी उस बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है। वापस देखिए कि दूसरी अवस्था एक शिकायत करने वाले विद्यालय के बच्चे की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे क्या करता है, सैचल अपने पास में रखता है और एक प्रातःकाल चमकता हुआ चेहरा लेता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, एक घोंगे कीड़े के समान धीरे धीरे रेंगता हुआ, न चाहते हुए भी क्या होता है, विद्यालय जाता है। ठीक है, फिर देखिए, फिर जो तीसरी अवस्था बताई गई है, तीसरी अवस्था बताई गई है लवर की। विलियम शेक्सपियर जो है पोएट, यहां पर कहता है कि तीसरी अवस्था है एंड देन द लवर, कि तीसरी अवस्था एक प्रेमी, एक लवर की अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचकर जो एक लवर है, जो प्रेमी है, साइनिंग होता है जलना, सुलगना। ठीक है, लाइक फर्नेस। देखिए फर्नेस का मतलब होती है भट्टी को बोलते हैं। ठीक है, कि इस अवस्था में बच्चा जो मनुष्य है, लवर जो है, प्रेमी क्या करता है, एक भट्टी के समान जलता है, सुलगता है। एंड विद अ वॉफुल बैलाड, वॉफुल बोलते हैं दुख से भरे हुए। ठीक है, बैलाड एक प्रकार का गीत होता है। यहां वो ये समझाना चाह रहा है शेक्सपियर कि अपनी जो लवर है, जो प्रेमिका है, उस प्रेमिका से अलग होने के बाद वो क्या करता है, देखिए वो कह रहा है कि मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मिस्ट्रेस का मतलब बोला गया है यहाँ पर जो लवर है, उसकी जो प्रेमिका है। कभी कहते हैं कि जब ये लवर की अवस्था में पहुंचता है और जब उसकी जो प्रेमिका है, उस प्रेमिका से अलग होने पर उसकी प्रेमिका की जो आईब्रोज है, देखिए आईब्रोज का मतलब यहाँ पर पूरी एक सुंदरता की बात कर रहे हैं शरीर की। तो कभी कहता है कि जब वो उससे अलग होता है प्रेमिका से, तो उस प्रेमिका से अलग होने के बाद उसकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता पर क्या करता है, विरह गीत लिखता है, दुख भरे विरह गीत लिखता है। ठीक है, अब देखिए कि तीसरी अवस्था एक लवर की अवस्था है। इस अवस्था में एक जो व्यक्ति है भट्टी के समान जलता है, सुलगता है, और प्रेमिका से अलग होने पर उसकी सुंदरता पर दुख भरे विरह गीत लिखता है। ठीक है, फिर देखिए नंबर 4 जो अवस्था बताई गई है वो बताई गई सोल्जर की। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यहाँ सोल्जर की अवस्था है, 5वीं अवस्था में जस्टिस बनता है, 6वीं में पेंडुलम बनता है। तो ये जरूरी नहीं है ये हर व्यक्ति सोल्जर बने,
या हर व्यक्ति जज बने, न्यायाधीश का काम करे, या हर व्यक्ति पेंटालून बन जाए। यहां पर वो क्वालिटीज की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इस अवस्था में आकर एक जो व्यक्ति है उसके अंदर एक सोल्जर की क्वालिटी आती है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सोल्जर बनता है। तो यहां वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, एक सोल्जर के समान होता है, एक सैनिक के समान होता है। या हम कह दें कि जो आदमी है, मनुष्य है, बिहेव लाइक अ सोल्जर, एक्ट करता है वो सोल्जर की तरह। क्या एक्ट करता है कि जिस प्रकार से सोल्जर क्या होता है इस अवस्था में, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स। देखिए जो ऑथ्स वर्ड है, इस ऑथ्स वर्ड के कई अर्थ होते हैं। इसका मतलब कसम भी होता है, इस ऑथ का मतलब गाली गलौज करना भी होता है। यहां पर ये कहा गया है कि ये जो अवस्था है सोल्जर की, इस अवस्था में व्यक्ति इतना एक्साइटेड होता है, इतना जोशीला होता है कि वो कई प्रकार के स्ट्रेंज ओथ, कई प्रकार की जो कसम है वो कसमें खाता है, जोश से भरी हुई। एंड बियर्डेड लाइक द पर्ड। देखिए पर्ड, पर्ड का मतलब बोलते हैं लेपर्ड। लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, तेंदुआ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो क्या करता है, बियर्डेड लाइक द पर्ड। देखिए इस फ्रेज को समझना है ढंग से आपको। यहां कहा गया है बियर्डेड लाइक द पर्ड, कि तेंदुए के समान दाढ़ी रहता है। कहने का आशय ये है कि एक बहुत जोशीला होता है, एक्टिव होता है वो तेंदुए के समान। जितना तेंदुआ एक्टिव होता है उस प्रकार का एक जोश, एक एंथुइज्म उसके अंदर होता है। तो यहां वो कहा गया है कि सोल्जर एक जो अवस्था है, उस अवस्था में व्यक्ति अजीबोगरीब कस्में खाता है, एक तेंदुए के समान उसकी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है। फिर कहा गया है जेलस इन ऑनर। देखिए जेलस इन ऑनर का मतलब है कि ये अवस्था एक इस प्रकार की अवस्था होती है कि जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति इस सोसाइटी में, समाज में, अपना जो परिवार है उस परिवार में एक प्रकार का सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या भावना लेकर चलता है मन में, जेलसी की, ईर्ष्या की भावना मन में रखता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कवि कि इस अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, सडन एंड क्विक। देखिए क्विक और सडन दोनों का मतलब तेज, जल्दी। सडन एंड क्विक क्रैप कि युद्ध करने, मतलब बता रहे हैं कि जल्दी जोश में आता है, जल्दी एक्टिव होता है, कि एक झगड़ा करने के लिए तैयार होता है। एंड सीकिंग का मतलब होता है फाइंड आउट करना, तलाशना, ढूंढना किसी चीज को। कि सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल का मतलब होता है बुलबुला, मतलब कोई ऐसी चीज जो एक बहुत क्षणिक है, ट्रांजिएंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह व्यक्ति बबल रेपुटेशन, एक ऐसी रेपुटेशन, एक ऐसी प्रतिष्ठा, एक ऐसा मान सम्मान जो बहुत ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, उस क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है वो, इवन इन द कैनन्स माउथ। कैनन बोलते हैं तोप को। कवि कहता है कि क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए या अपने देश के लिए जिस प्रकार से सैनिक क्या करता है, अपने आप को कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी डालने को अपने आप को तैयार होता है, या हम कह दें कि तोप के आगे खड़े होकर अपने जीवन को जोखिम में डालने को तैयार होता है। वही अवस्था एक मनुष्य जीता है। ठीक है, वापस देखेंगे इस अवस्था को। कवि कहता है कि यह अवस्था एक सैनिक की अवस्था है। इस अवस्था में जो एक व्यक्ति है वो क्या होता है, कई प्रकार की एक स्ट्रेंथ जो ऑस होती है, अजीबोगरीब कस्में हैं, उनसे भरा हुआ होता है। एक तेंदुए के समान वो क्या होता है, एक बहुत एक्टिव होता है, उसकी दाढ़ी तेंदुए के समान बताई गई है। सम्मान प्राप्त करने के लिए, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या की भावना वो मन में लेकर चलता है, और हर क्षण अचानक युद्ध के लिए तैयार होता है। एक क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज बताई गई है नंबर 5, वो कहा गया है जस्टिस की अवस्था। ठीक है, एक न्यायाधीश की, जज की अवस्था को बताया गया है। मतलब बता रहा है कि भाई यहां पर जो क्वालिटीज है, ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है वो एक जज के समान हो जाती है। ठीक है, वही कह रहा है कि एंड देन द जस्टिस की 5वीं अवस्था एक जस्टिस, एक न्यायाधीश की अवस्था है। इस अवस्था, अब उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा है, कैसा दिखता है वो, कि फेयर राउंड बेली। बेली का मतलब बताया गया पेट को, बताया गया स्टोमक को, कि उस व्यक्ति का जो पेट होता है इस अवस्था में वो क्या होता है, काफी मोटा होता है, या हम कहते हैं गोल मटोल बताया गया है। ऐसा फील होता है उसके शरीर को देखकर कि विद गुड कैपन लाइन। देखिए कैपन का मतलब होता है फ्लैश ऑफ ए मेल चिकन। एक जो मुर्गा होता है उस मुर्गे के जो मांस को कहा गया है फ्लैश, कैपन कहा गया मुर्गे के मांस को, लाइन।
कि इस अवस्था में पांचवी जो अवस्था है वो जस्टिस की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति का जो पेट है वो एक इस प्रकार से मोटा दिखाई पड़ता है जैसे उसने अभी भी क्या किया हो, एक मुर्गे के मांस को उसने खाया हो। और इस अवस्था में विद आईज सिवियर, उसकी आंखें कैसी होती है, सिवियर, कठोर सख्त आंखें होती है। एंड मतलब हम कहते हैं एक्टिव आंखें होती है। एंड बियर्ड फॉर्मल कट, इस अवस्था में आपका व्यक्ति क्या करता है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो फॉर्मल हो जाता है, या जो शेविंग है वो बिल्कुल सामान्य फॉर्मल तरीके से वो शेव रखता है। एंड फुल ऑफ, वापस देख लीजिए एक बार, कि इस अवस्था में पेट मोटा होता है, ऐसा लगता है कि उसने मांस खाया हो, आंखें बहुत सख्त होती है और उसकी जो शेविंग है वो एक फॉर्मल तरीके से बनी हुई होती है। फुल ऑफ वाइज साज, साज देखिए साज का मतलब यहां बताया गया है, हम कहावतों को बोलते हैं। वाइज का मतलब होती है बुद्धिमानी। किस अवस्था में कैसी बातें करता है वो, बुद्धिमानी भरी बातें करता है। वाइज साज कई प्रकार की बुद्धिमानी की जो कहावतें, उन कहावतों को बोलता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और कई प्रकार के आधुनिक उदाहरणों को जो इस संसार में वर्तमान में चीजें चल रही है उनको अपने एग्जाम्पल में इंक्लूड करता है। एंड सो ही प्लेज पार्ट, और इस प्रकार से वो क्या करता है, इस जीवन रूपी जो रंगमंच है उसमें अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं हम लोग कि इस अवस्था, ये पांचवी अवस्था है, एक जस्टिस की अवस्था है, जो एक ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो पेट है गोल मटोल है, ऐसा लगता है उसने मांस खाया हो, और उसकी आंखें बहुत सख्त होती है, सामान्य तरीके से फॉर्मल उसकी शेविंग होती है, बहुत बुद्धिमानी वाली कहावतों का प्रयोग करता है, मॉडर्न इंस्टेंस को यूज करता है, और इस प्रकार से वो अपनी भूमिका निभाता है। अब देखिए आप, ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में जो 6th जो एज है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ लिखा हुआ भी है इसके बारे में। देखिए शेक्सपियर ये कहते हैं कि जो छठी अवस्था है, द 6th एज, छठी जो अवस्था है, शिफ्ट्स इनटू द लीन। इस अवस्था में अपीयरेंस कैसा होता है उसका, कि शिफ्ट्स इनटू द लीन। लीन का मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर स्लेंडर, एक दुबला पतला सा व्यक्ति, कि इस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है वो कैसा होता है, दुबला पतला हो जाता है। एंड स्लीपर्ड, चप्पल पहने हुए, पैंटालून। देखिए बच्चों, पैंटालून का मतलब होता है कि जोकर होता है, विदूषक जो कहा गया है। यहां पर ये नहीं कह रहे कि मनुष्य जोकर है, ऐसा नहीं कहा है। वो ये कहा है कि उसकी जो छवि है, जो दिखता है वो इस प्रकार से होता है, वो अपने शरीर पर, अपने अपीयरेंस पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो एक सामान्य अवस्था में वो व्यक्ति जीता है। कि छठी अवस्था एक दुबले पतले चप्पल पहने हुए पैंटालून की अवस्था है। विद, इस अवस्था में विद स्पेक्टिकल्स और नोज, नाक पर क्या रखा हुआ था, उसके स्पेक्टिकल्स रखा हुआ होता है, चश्मा रखा हुआ होता है। एंड पाउच ऑन साइड, देखिए इस लाइन को आपको ढंग से समझना है। पाउच का मतलब यहां बताया गया है, जैसे थैला होता है हमारे पास में, साइड में अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक थैला लटका हुआ होता है। यहां वो कह रहे हैं कि उसने चश्मा लगा हुआ है नाक पे, और ये एक ऐसी एज है पैंटालून वाली कि जो मनुष्य है अधिक उम्र होने से उसकी जो स्किन है, त्वचा है पास की, वो लटकने लगती है थैलों के समान। तो यहां ये कहा गया है कि इस अवस्था में व्यक्ति नाक पर चश्मा पहनता है, साइड में उसके पाउच, जो स्किन है वो लटक जाती है, रिंकल्स, झुर्रियां पड़ जाती है, मुरझा जाता है चेहरा। हिज यूथफुल हॉर्स, देखिए ढंग से आपको समझना है। देखिए जो हॉर्स जो है, हॉर्स 16th एंड 17th सेंचुरी में पहने जाने वाला एक प्रकार का एक कपड़ा हुआ करता था, एक टाइट फिटिंग क्लॉथ, जैसे पैर से लेकर बिल्कुल चिपका हुआ वो कपड़ा हुआ करता था, वो टाइट ड्रेसिंग सेंस था वो। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा अभी फिलहाल हॉर्स को सॉक्स के रूप में, मोजे जो होते हैं जुराब, उसके लिए भी यूज किया जा रहा है, टाइट होते हैं, वो भी चिपके हुए होते हैं। यहां पर कभी कह रहा है कि इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, हिज यूथफुल हॉर्स, कि अपनी युवा अवस्था में जो वो हॉर्स पहनता था, जो टाइट फिटिंग क्लॉथ्स पहना करता था, जो चिपके हुए कपड़े पहनता था, उन कपड़ों को वेल सेव्ड, जो उसने आज भी रखे हुए हैं बचाकर। एक ऐसी अवस्था जब वो यूथफुल, अपनी युवा अवस्था में जो हॉर्स पहनता था, इनको आज भी उसने बचाकर रखा हुआ है, वो कपड़े। अ वर्ल्ड टू वाइड, देखिए वर्ल्ड टू वाइड एक हाइपरबली, एग्जेजरेशन, अतिशोक्ति का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और वर्ल्ड टू वाइड का मतलब होता है कि वो जो कपड़े उसने युवावस्था में पहनता था, अब भी बचाकर रखे हुए हैं, वो बहुत ढीले हो गए हैं। वर्ल्ड टू वाइड मतलब ढीले हो गए हैं। ढीले क्यों हो गए हैं, क्योंकि फॉर हिज श्रंक शैंक, देखिए श्रंक का मतलब होता है विदर करना, सिकुड़ना, ठीक है।
शैंक बोलते हैं हम लोग जो पैर का जो हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, जिसको पिंडली पिंडली बोलते हैं हम लोग हिंदी में। वो कहता है कि उस इस अवस्था में पहुंचकर उस व्यक्ति की जो पिंडली है वो श्रंक हो गई है, सिकुड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, इसलिए वो होश जो है उसके क्या पड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि एंड इज बिग मैनली वॉइस, कि जब वो एक युवा अवस्था में था उसकी आवाज जो पुरुषत्व वाली भारी जो मोटी जो आवाज थी, दमदार जो आवाज थी, टर्निंग क्या हो रही है, बदल रही है, किसमें, अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप। चाइल्डिश यानी एक छोटे बच्चे के समान उसकी आवाज धीरे धीरे चेंज हो रही है। देखिए ट्रिबल का मतलब बोलते हैं जो श्रिक वॉइस होती है, एक मतलब तीखी पतली जो आवाज होती है, एंड पाइप्स का मतलब होता है बांसुरी, कि इस अवस्था में जब वो धीरे धीरे पेंटालून की ओर बढ़ता है, हम बोलते जो हम प्रौढ़ अवस्था की ओर बोलते हैं, अधेड़ अवस्था में जो बढ़ता है, तो उस अवस्था में उसकी आवाज क्या होती है, धीरे धीरे बच्चे की आवाज में चेंज होती जाती है, पतली हो जाती है, बांसुरी जैसे समान सुनाई पड़ती है, एंड विसल्स इन साउंड, और जो बोलता है तो उसकी जो आवाज है उसमें विसर्ज, सीटियां, जब मुंह में दांत नहीं रह पाते हैं तो सीटियां बजने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, एक बार वापस आप देखिए इस एक्सट्रैक्ट को, कि छठी अवस्था दुबले पतले चप्पल पहने हुए पेंटालून की विदूषक की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति नाक पर चश्मा रखता है, साइड में एक प्रकार से जो स्किन है वो त्वचा जो लटक जाती है। युवावस्था की जो हौस थे, जो टाइट फिटिंग क्लॉथ थे, जिनको उसने अभी भी बचा कर रखा हुआ है, वो उसकी जो पिंडली है, सिकुड़ी जा चुकी जो पिंडली है, कमजोर पड़ने वाली पिंडली है, उसके लिए वो ढीले हो गए हैं। उसकी जो पुरुष की जो आवाज थी मोटी, वो बदलकर बच्चे के समान क्या हो गई है, पतली हो गई है, बांसुरी के समान सुनाई पड़ती है, और क्या नाम से जो बोलता है तो एक सीटियां बजने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो अवस्थाएं बताई गई है, समझना है। देखिए नंबर 7 पर कहा गया है कि लास्ट सीन ऑफ ऑल, कि इन सभी अवस्थाओं में अंतिम अवस्था, ठीक है, अंतिम स्टेज, वो अवस्था दैट एंड्स, जो क्या करती है, समाप्त कर देती है, किसे, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि मनुष्य का ये जो इतिहास है, पूरे जीवन का जन्म से लेकर अब तक का जो इतिहास है, वो इतिहास जो कई प्रकार के अजीबोगरीब इवेंट से, अजीबोगरीब घटनाओं से, बहुत से कार्य अच्छे बुरे बहुत से कार्य उसने किए, उन सभी इतिहास को ये अवस्था क्या करती है, समाप्त कर देती है। और नाम क्या दिया उस अवस्था का, इज सेकंड चाइल्डनेस, दूसरा बचपन। समझिएगा ढंग से, दूसरा बचपन कहा गया है। क्यों कहा गया है दूसरा बचपन, क्योंकि इस अवस्था में आकर व्यक्ति के क्या होता है, मेयर का मतलब केवल, ओनली, ओब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति, भूलता है, मेमोरी शार्प नहीं होती है, किसी भी चीज को अधिक समय तक याद नहीं रख पाता है, भूल जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से छोटा बच्चा भूलता था, इसलिए अंतिम अवस्था को सेकंड चाइल्डनेस कहा गया है। अब देखिए आप समझिएगा लास्ट लाइन, एक वर्ड यहां बार बार एक उसका रिपीटेशन हो रहा है, सन्स टीथ, सन्स आईज, सन्स टेस्ट एंड सन्स एवरीथिंग। देखिए बच्चों, सन्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है, ढंग समझना है, इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, विदाउट, के बिना। यहां ये कहता है कि ये जो अंतिम अवस्था है, इस अंतिम अवस्था में सन्स टीथ, व्यक्ति के मुंह में दांत नहीं होते हैं प्रॉपर पूरे, सन्स आईज, देखने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बहुत कमजोर पड़ जाती है, सन्स टेस्ट, किसी प्रकार के स्वाद को महसूस नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा स्वाद महसूस नहीं कर पाता है, एंड सन्स एवरीथिंग, और उसके पास किसी प्रकार की ऐसी क्वालिटी नहीं होती है, हर चीज से धीरे धीरे वो वंचित हो जाता है। आप देखिए लास्ट कि अंतिम अवस्था जो मनुष्य के इस जो इतिहास जो कई प्रकार की घटनाओं से भरा हुआ है उसको समाप्त करती है। दूसरा बचपन उसको कहा गया है, क्या होता है, वो अधिक समय तक याद नहीं कर पाता है, ऑब्लिवियस हो जाता है, विस्मृति आने लगती है, भूलने लगता है हर चीज को, मुंह में दांत नहीं होते हैं, देखने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, स्वाद महसूस नहीं कर पाता, हर चीज के लिए क्या होता है कि बच्चे के समान अन्य व्यक्ति पर डिपेंड होता है। ओके, ये पोएम थी आपकी इंपोर्टेंट, विलियम शेक्सपियर ने
बहुत अच्छे तरीके से मनुष्य का जो जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो उसकी एक घटनाक्रम है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया है। काफी क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको ढंग से इस चीज को समझना है एंड आई होप कि आपको शायद ये पॉइंट समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर आप लोगों को ये वीडियोस जो नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलरली मिल सके। अपने जो फ्रेंड्स है, जो दोस्त है, यार है, उन सब के साथ आप क्या करें, आप इस वीडियो को, आप इस चैनल के जो लिंक है उसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हम लोगों से जुड़ सके और अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को भी लाभ मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत